अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नून लीग में बयानी की कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। एक मजबूत और मौसर बयानी की तलाश में नवाज शरीफ मुसलसल अपना बयानिया बदल रहे हैं। नवाज शरीफ कभी एहतसाब की बात करते हैं तो कभी माजी को भुलाकर मामला अल्लाह पे छोड़ने की बात करते हैं। और आज एक बार फिर नवाज शरीफ ने एहतसाब के उस बयानिए को दोहराया जिस पर पिछले चंद हफ्तों से वो खामोश थे। आज पार्लिमानी बोर्ड से खिताब के दौरान नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ कायम होने वाले मुकदमों को नाइंसाफी करार देते हुए उन मुकदमों में मुलविस किरदारों के एहतसाब का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हुकूमत नहीं चाहते बल्कि 2017 के जाली मुकदमों में एहतसाब भी चाहते हैं। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये पता लगना चाहिए कौम को, ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। ये हमारा यही मुतालबा है। हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम जो है ना वो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए और फिर जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहे। ये नहीं है। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। किस मुल्क को खराब किया किसने? आज गरीब को किसने भूखे मारा है? और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। यहाँ रहने वाले 25 करोड़ अवाम की भलाई चाहिए। वो बेचारे मरे भूखे और ये 190 मिलियन पाउंड्स की करप्शन करते फिर और कोई पूछे भी ना। अहम बात यह कि आज पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के दौरान नवाज शरीफ ने एक बार फिर जनरल फैज हमीद का नाम लेकर उन पर तनकीद की और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी ये कह चुके हैं कि जनरल फैज हमीद ने उन्हें नवाज शरीफ और उसकी बेटी को इलेक्शन के दौरान जेल में रखने का कहा था। मुझे आज 7 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। आज भी मैं मुकदमे भुगत रहा हूँ और झूठे मुकदमे, सर्टिफिकेट लगा हाई कोर्ट का कि ये सब बोगस थे। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए? जज बोल रहा है वो शौकत अजीज सिद्दीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, मेरे पास आके ये कहा उन्होंने आके। हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया। अब बताएं मुझे। नवाज शरीफ एक बार फिर माजी के किरदारों के एहतसाब की बात कर रहे हैं। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ के लंदन क़याम और फिर पाकिस्तान वापसी के दौरान नून लीग एहतसाब के हवाले से बयानात बदलती रही है। वतन वापसी से पहले सितंबर में लंदन क़याम के दौरान नवाज शरीफ ने साबिक जनरलों और जजेस का नाम लेकर उन पर तनकीद की थी और उनके एहतसाब का मुतालबा किया था, जिसके बाद शहबाज शरीफ को फौरी लंदन वापस जाना पड़ा और नवाज शरीफ को स्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बात ना करने पर कायल करना पड़ा, जिसके बाद कायद नवाज शरीफ और दूसरे रहनुमाओं के बयानात में दोबारा नरमी आ गई थी। इस हवाले से रोजनामा डॉन में शाया खबर में यह दावा किया गया था कि पार्टी सदर शहबाज शरीफ दौरे लंदन में नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट से मिसाली ताल्लुकात ना बिगाड़ने पर मनाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ ने एक बार फिर माजी के कुछ किरदारों का नाम लेकर तनकीद शुरू कर दी है और एक बार फिर अपनी हुकूमत से बरतरफी के किरदारों के एहतसाब की बात कर रहे हैं। जिसके बाद सवाल पैदा होता है कि क्या ये सिर्फ एक इंतखाबी नारा है या नून लीग वाकई एहतसाब चाहती है। इसके अलावा नून लीग के सदर शहबाज शरीफ और IPP के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन के दरमियान मुलाकात भी हुई है, जिसमें दोनों जमातों में सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तेफाक तय पा गया है। इस हवाले से दोनों जमातें होमवर्क के बाद तय करेंगी कि कितनी नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी। अहम बात यह कि इससे पहले नून लीग काफ लीग के साथ भी कुछ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर चुकी है। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने। तलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि अभी तक पार्टी ये डिसाइड नहीं कर सकी है कि किस बयानिए के साथ जाना है। लंदन में नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब की बात की तो फिर शहबाज शरीफ साहब वहाँ चले गए और कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया हमें नहीं बनाना चाहिए, हमारे बड़े मिसाली इस वक्त ताल्लुकात हैं। फिर 2-4-6 हफ्तों की खामोशी, अब दोबारा एहतसाब की बात कर रहे हैं। तो तय क्या है? एहतसाब कर रहे जाएंगे या आगे बढ़ने की जो बात की थी उस पर अमल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप या कंफ्यूज हैं या फिर कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। मियां नवाज शरीफ का बयानिया बड़ा सीधा और साफ है। कोई रियासत एहतसाब के बगैर नहीं चल सकती और कोई रियासत माजी से सबक सीखे बगैर और उस पे जजा सजा का फैसले किए बगैर भी नहीं चल सकती। मरकजी नुक्ता हमारे बयानिए का आम आदमी की जिंदगी है। आम आदमी को जो मसाइल दरपेश है उसको आसान बनाना है। उसमें महंगाई, बेरोजगारी, गरीब का चूल्हा और पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाना है। मगर ये बात तो कभी भी नवाज शरीफ या नून लीग ने नहीं छोड़ी कि आज तक के हालात तक पहुंचने की वजह जो है वो एक ऐसा तजर्बा था
और मियां नवाज शरीफ को निकालते निकालते इस मुल्क को के साथ जो हशर किया गया है, मियां नवाज शरीफ और नून लीग तो सह गई, मगर ये मुल्क नहीं सह पा रहा। आज भी सिसक रहा है, आज भी इकोनॉमी बुरे हाल में है, आज भी आम आदमी जो है बुरे हाल में है। तो इस बात का तो जो अदारों के अंदर लोग हैं और अदारों को क्या इसका एहतसाब नहीं करना चाहिए? क्या साकिब निसार इतना बड़ा खेल खेल के चला जाए और अदलिया और चीफ जस्टिस साहब क्या वो उस सारे किए को सिर्फ उनके किए गए फैसलों को खत्म करके नए फैसले ना करें, बल्कि उन फैसलों की वजूहात और उनके किए जाने पर उनको भी इत्साफ कटहरे में तलाल साहब, लेकिन पहले तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि शायद हम कंफ्यूज्ड हैं और हम कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं कि एहतसाब के बगैर तो आगे ही नहीं बढ़ा जा सकता, तो जरा बताइए 21 अक्टूबर का तारीखी खिताब, उसमें एहतसाब का कोई जिक्र नहीं। पिछले 6 हफ्ते से तो हम नहीं सुन रहे कि कोई एहतसाब की उन्होंने बात की हो। हाँ, लंदन में बात की थी, लेकिन उसके बाद जब से शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की लंदन में जाके, एहतसाब की बात नहीं हुई। आज जाके एहतसाब की बात हुई ना। फिर देखिए, मेरा उस वक्त भी मैं आपके प्रोग्राम में आया था और हमारे बाकी रहनुमा भी, एहतसाब के बगैर रियासत चल ही नहीं सकती। जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियां किसने की हैं उनको कटहरे में लाए बगैर आइंदा आने वाली गलतियों को नहीं रोका जा सकता। मगर जो मरकजी नुक्ता है, हम एहतसाब के बयानिए को सामने रख के आम आदमी की जो जरूरतें हैं, हम उससे भागना नहीं चाहते। हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो रिवाइव करना पहली जिम्मेदारी है, उसको हम रिप्लेस करके एहतसाब का बयानिया नहीं दे रहे। हम इमरान खान की तरह पकड़ो, बंद कर दो और करना कराना कुछ नहीं। हमें पाकिस्तान की बुनियादी जरूरत, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाना में आप लोग करेंगे। देखिए, गुजारिश ये है, सबसे पहली तो अदारों की अपनी जिम्मेदारी है कि अदारे खुद से अपने लोगों को उसका एहतसाब करें। और उसके बाद 2017 का जो तजर्बा था, 2017 में जो नवाज शरीफ से किया गया, वो नवाज शरीफ ने के साथ तो जो भी हुआ, वो तो हो सकता है कि वो अपनी जात के हवाले से वो माफ कर दे, लेकिन क्या वो पाकिस्तान के आम आदमी के साथ, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, पाकिस्तान की इज्जत के साथ जो नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब का मुतालबा किया है, वो इदारों से किया है कि वो एहतसाब करें। खैर जी, यकीनन अदारे भी रिस्पॉन्सिबल है ना जी। यहाँ पर अदारे जो हैं वो अपने जो उनके लोग जो उनमें काम करते उसके एहतसाब के लिए सबसे पहले अदारे करते हैं। मगर कंफ्यूजन ये करने की कोशिश की जाती है जैसे नवाज शरीफ ने पता नहीं अपना स्टांस बदल लिया। ये खबरें तो तलाल साहब आपसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये खबर बाकायदा आई थी कि नवाज शरीफ साहब परेशान है, जो लाडला सिलेक्टेड का बयानिया उनके खिलाफ सियासी जमातें बना रही हैं, और उन्होंने कहा है अपनी मंशूर कमेटी को कि आप रिविजिट करें, बयानिया तैयार करें कि हम इसको कैसे काउंटर करें। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि बयानिया तब्दील हो गया, दोबारा पुराने वाले बयानिया पे आ गए। फिर कोई बयानिया तब्दील नहीं हुआ। मुकम्मल बयानिया आप बयान नहीं करते। मुकम्मल बयानिए में एहतसाब के बगैर रियासत चलने का तसव्वुर भी नहीं। मगर मरकजी नुक्ता आम आदमी है। रही लाडले वाली बात, तो हमारे जो मुखालिफ हैं उनको नवाज शरीफ की जीत नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। हर पार्टी का दिल है कि नून लीग के साथ मिलकर लड़े। हर पार्टी हमसे इल्हाक या सीट एडजस्टमेंट करना चाह रही है। तो जो रह गए हैं बाकी, अब वो लाडला कह लें, वो कुछ भी कह लें, वो आने वाले इंतखाबी रिजल्ट को देखकर एक बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो जजेस मुलविस थे उनका एहतसाब उनका इदारा करे। जो आज जनरल फैज का नाम लिया और माजी में जनरल बाजवा को भी कह चुके हैं कि सारे बिगाड़ की जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं, तो उनका एहतसाब उनका इदारा करे। नून लीग हुकूमत में आके शेट नहीं करेगी कोई एहतसाब का अमल। देखिए, एक ना जो ये बात है, इस पर फौरी तौर पर नून लीग को अदारों के सामने ना खड़ा कर दिया करें। या पता नहीं, हम अदारों के तो कभी खिलाफ नहीं थे, हम तो अदारों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। तो हम अदारों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। के खिलाफ नहीं खड़ा कर रहा, क्योंकि आपने कहा कि एहतसाब उनके इदारे को करना चाहिए। तो जो नाम लिए उन्होंने, मैं उनका नाम लेके बता रहा हूँ ना। आपने साकिब निसार का नाम लिया, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनका इदारा एहतसाब करे। फैज साहब का नाम लिया, आज नवाज शरीफ साहब ने, पहले जनरल बाजवा का नाम ले चुके हैं, तो उनका एहतसाब उनका इदारा करे। मैं तो ये दोहरा रहा हूं, मैं कहां आपको आमने सामने खड़ा कर रहा हूं। बिल्कुल करे जी। साकिब निसार ने जो जुल्म इस पाकिस्तान से किया है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वही रवायती चीफ जस्टिस बनना है जो कि 70 साल के बनते रहे, हर आने वाले कोई आम किसी की जायदाद का केस या किसी की जमानत का केस नहीं भाई,
पाकिस्तान के 70 साल के निजाम इंसाफ पर धब्बे हैं। वो भुट्टो की फांसी भी है, नवाज शरीफ की नाहली भी है, और उसको करने वाले कौन है? वो कटहरे में क्यों न खड़े हो? ये आज गरीब की रोटी किसने छीनी है? ये तो साकिब निसार के फैसलों ने छीनी है। ये साकिब निसार के फैसले जब तक पाकिस्तान पर मुडलाते रहेंगे, पाकिस्तान इसी तरह भटकता रहेगा। चलें, आप कह रहे हैं इनका एहतसाब तो जो इनके रेलेवेंट इदारे वो करें, ये उनके हाथ में है, आपके बस में नहीं है, लेकिन कम से कम जो सियासी असूल आप तय करते हैं जब आप ऑपोजिशन में होते हैं उस पर तो डट के खड़े रहा करें, क्योंकि आज आपकी सदर की मुलाकात हुई है जहांगीर खान तरीन से और खबरें आ गई कि सीट एडजस्टमेंट हो गई। तो कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट की आप लोगों ने? सबसे पहले बुनियादी बात इस पे भी समझ जाएं, पाकिस्तान की हर पार्टी की ख्वाहिश है कि नून लीग और नवाज शरीफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। पंजाब में तो लोगों को जीतने के लिए हर सूरत नवाज शरीफ की टिकट या उसका साथ चाहिए, तो किसी की ख्वाहिश पे पाबंदी नहीं। हाँ, अगला असूल, किसी लॉयलिस्ट को, किसी जीतने वाली सीट को, किसी ऐसी जगह जहां पर हमारे पास मौसर उम्मीदवार है, बिल्कुल भी वो एडजस्टमेंट में या किसी के हाथ में नहीं जाएगी। कई सीटें ऐसी हैं, चंद एक पंजाब में, जिसमें 2, 4, 5% आप कह सकते हैं जहां हो सकता है कोई मुमकिनात में हमारी कोई वहां लोकल तंजीम चाहती हो, वो वहां कोई ऐसा और बैकग्राउंड हो। बाकी 5% पंजाब में मुमकिन ही नहीं। तो इतने मजबूत उम्मीदवार हैं जो आप देंगे वो देख के देंगे इलेक्टेबल से, लेकिन क्या कोई करप्ट हो और कोई चोर हो, कोई मनी लॉन्ड्रर हो, कोई पैसा चलाता हो इलेक्शन में, उनको भी, उनके साथ भी आप टिकट दे देंगे या सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, गुजारिश है कि ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल ये नजर में रखी जाएंगी। प्रॉपर एक कमेटी बनती है और उन कमेटियों से बातचीत, लेकिन हम किसी से, हमारा दरवाजा हम बंद नहीं करते, हम तलखियों को बढ़ाना नहीं चाहते। हमने तो बलोचिस्तान में जाके जो वहां कौम परस्त है, पिछली दफा भी नवाज शरीफ ने अपनी जीत के मेंबर जो है उनके गले में डालकर उनको सीट पर बिठाया कि आए आपकी हम एहसासे में रूमी दूर करें। हमने सिंध में भी यही किया और हम आइंदा भी, हम पाकिस्तान के उन लोगों को और जो इलाकाई पार्टियां हैं उनको साथ बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन उस असूल की बात कर रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कोई करप्ट है उसको तो कम से कम ना शामिल करें। अगर आप कहते हैं कि फला शख्स ने हमारी बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई उसको तो ना शामिल करें। अगर आप कहते हैं कि इनका जहाज चला, इन्होंने इलेक्शन में पैसा चलाया और हमारे लोगों को तोड़ा और अपनी हुकूमत बनाई, उन लोगों को तो ना शामिल करें। मैं जरा सुनवा देता हूं कि जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, अलीम खान साहब के हवाले से आपकी पार्टी की राय क्या रही है। ये आपकी पार्टी की राय है, ये सुन लीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा कि जवाब कैसे पैदा होता है सीट एडजस्टमेंट का। जी सुनाइए जरा। पंजाब में नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी PMLN के कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा जीते। रही बात कि जो हम क्यों नहीं बना सके, तो उसका जवाब आपके सामने है कि जो लोग जहाज लेकर और पैसों से थैले भर के जिन्होंने मंडी लगाई, खरीदो फरोख्त की, मैं तो ये काला धंधा करने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल अपने लोगों को जो इसने NRO दिए हैं पिछले 2.5 साल में, जहांगीर तरीन को दिया, ये चीनी के चोर जो है जिनको इसने NRO दिया है इमरान खान ने, तो ये 1.5-2 हजार अरब रुपए का जो है इसने NRO दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये झूठा है। न्याजी साहब उसको बड़े शौक से अपनी काबीना में भाषण देने के लिए बुलाते हैं कि ये एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है। ये खेल तमाशा न्याजी साहब लोगों ने बहुत देख लिया। जहांगीर तरीन उनकी तमाम जो पॉलिटिक्स करते थे, उनकी ATM मशीन थे, वो उनके सियासी अखराजात उठाते थे। क्यों जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग, माली और बावर्चियों के नाम के ऊपर हथकड़ियां लगाकर क्यों नहीं जेल भेजा जाता? क्यों चोर दरवाजे से उनको NRO दिया गया? जो 150 अरब रुपए की जिसने डिकेटी की है चीनी में, वो जाके जो है वो लंदन बैठा है। जी तलाल साहब, काला धंधा करते हैं, चीनी चोरे 1500 से 2000 अरब का नुकसान पहुंचाया है, झूठे हैं, ATM मशीन है, मनी लॉन्ड्रर हैं, और कल शहबाज शरीफ साहब उनके घर पे चले गए और कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं आपके साथ। ये क्या असूल है? सर देखिए सबसे पहली तो बात है कि अभी तो बिल्कुल क़ियास राइयों पे मबनी है कि सीट एडजस्टमेंट हो गई है या कुछ होने जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये सब नहीं होगी, कुछ उनके साथ, मेरी गुजारिश सुन लें, ये जराए से खबरें आप चला रहे हैं ना, जो होगी हम आपके सामने लेकर आएंगे। और हमने जैसे काफ लीग से मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, कैमरों के सामने हुई है,
इसी तरह बलूचिस्तान में हुई हैं, सिंध में हुई हैं, केपी में हो रही हैं, JUF के साथ हुई है। बाकी रही बात जो कुछ जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ इमरान खान या हालात ने किया है, मेरा ख्याल है वो भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। बाकी आप फिक्र ना करें, ऐसा कुछ किसी असूल पर कॉम्प्रोमाइज नवाज शरीफ के होते हुए नहीं होगा। आप कह रहे कि उनके साथ जो किया है फिर भी आप मिल करना चाह रहे हैं, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग पार्टी में शामिल करने वाली जब इक्तदार में आना हो, इलेक्शन जीतना हो तो आप किसी को भी शामिल कर लेंगे। जैसे आप तनकीद करते थे कि इमरान खान ने सबसे बड़े डाकू परवेज इलाही को शामिल कर लिया पार्टी में, आपके भी वही असूल है, मतलब किसी पार्टी का मुख्तलिफ नहीं है यहाँ पे काम। देखिए, मैं आपसे दोबारा गुजारिश कर दूं कि हर पार्टी की ख्वाहिश जरूर है, लेकिन नून लीग जो है अपने जो असूल, अपने जो उम्मीदवार, अपने जो लोग हैं, वो पूरी पार्टी की मुशावरत के बाद ऐसा कोई फैसला करेगी। और 95% सीटों पे पंजाब में तो गुंजाइश है ही नहीं। हमारे पास शहबाज शरीफ साहब फिर क्यों गए हैं मुलाकात करने तरीन साहब से? देखिए, मुलाकातें होने में कोई हर्ज नहीं है, हमारे दरवाजे बंद नहीं है चीनी चोर से, ठीक है ना जी। नहीं, देखे ना ATM मशीन से, ये सारी सजाएं जो हैं ये काला धन कमाने वालों से। मैंने कहा ना जी, ये मैं कह रहा हूँ अदालत ने देनी है ना जी, ये सारा कुछ होना है। और उसके बाद जब आपकी पार्टी एक सियासी वर्डिक्ट तो दे ही चुकी है ना उनके खिलाफ। या तो कहते हैं कि आपने गलत बयानी की थी उस वक्त, और सिर्फ इसलिए की थी आप बदनाम कर रहे थे तरीन साहब को क्योंकि वो इमरान खान साहब के साथ थे। असल दुश्मन इमरान खान साहब थे और तरीन साहब को आपने बिला वजह उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा दिए, ये कह देना फिर आज। नहीं, देखिए मेरी गुजारिश ये है, बहुत सारे हकायक हम बयान करते रहे। क्या जहांगीर तरीन का जहाज नहीं चला? वो खुद तस्लीम करता है कि मेरा जहाज चला है। क्या अलीम वो ये तो नहीं कहते कि पैसे चलाए मेरे, शहबाज शरीफ साहब कहते पैसे चलाए उन्होंने, खरीदा है, काला धंधा किया उन्होंने। गुजारिश करें, अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब क्या खुद तस्लीम नहीं करते? क्या जहाज मुफ्त चलता है? क्या वो जो जलसे जुलूस, जो इखराजात, जो सब रीढ़ की हड्डी थे वो इसमें क्या कोई दौरा है? चले मैं तलाल साहब, क्योंकि एहसन इकबाल साहब पिछले हफ्ते हमारे शो पे थे, मेरा ख्याल है बाकी रही एहसन इकबाल साहब पिछले हफ्ते हमारे शो में थे और हम वो दानियल अजीज साहब के इल्जामात के हवाले से बात करते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा बिल्कुल जो लॉयलिस्ट है, पार्टी का वर्कर है, उन्हीं को टिकट देंगे। लेकिन फिर फैसलाबाद के हवाले से 2 सीटों पे, एक आपकी सीट पे ये खबरें चलती रही कि शायद आपको ना टिकट दिया जाए, नवाब शेर वसीर साहब को टिकट दे दिया जाए क्योंकि वो नून लीग में शामिल हुए हैं। फिर दूसरी सीट पे शायद राना अफजल साहब के साहबजादे के हवाले से भी खबरें चल रही है कि उनको भी शायद टिकट ना मिले और राजा रियाज साहब को मिल जाए। तो क्या फैसला है, टर्न कोर्ट्स को टिकट देंगे पहले प्रायोरिटी, या जो वर्कर है? और आपकी टिकट के हवाले से कोई खतरा तो नहीं है इस वक्त? देखें, जो एहसन इकबाल साहब ने नारोवाल के लिए फार्मूला है वही पाकिस्तान के लिए होगा। और रही बात मियां नवाज शरीफ के होते हुए, तलाल चौधरी की टिकट जो है वो जितनी भी मांगेगा और जहां से भी मांगेगा उसको मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी की सोच भी नहीं हो सकती। हाँ, जहां पर लोग अपना केस नहीं लड़ते, जहां पर लोग स्टैंड नहीं लेते, जहां पर इलाकाई एडजस्टमेंट हो जाती है, वहां पर जमातें और लीडर फिर मजबूर होते हैं। बाकी रही मेरे हद तक बात, वो मैंने आपको क्लैरिटी से बयान कर दी है। जड़ावाला से नेशनल असेंबली का कैंडिडेट हूं और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ के होते हुए मुझे टिकट मांगने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल से इस बात के बाद तो शायद मामला सेटल हो ही जाए, अगर पहले ना भी हुआ था तो। ये सेटल्ड ही सेटल्ड है। मेरा इस पार्टी से रिश्ता जो है वो टिकटों का या वो अच्छे दिनों का नहीं है। मेरा पार्टी से इक्तदार के मैं साथी नहीं हूँ, मैं गमी खुशी का, बुरे वक्त का साथी हूँ। और नवाज शरीफ की रवायत है, ये ऐसे ही 40 साल पार्टी नहीं चलती रही, वो अपने साथियों को, वफादारों को लेकर चलता है, इसीलिए पार्टी आज तक कायम। बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और भी बात करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानूनी पेचीदियों से बचने और इंतखाबी निशान बल्ले को बचाने के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा करवाए हैं, लेकिन इंतखाबात पर उठने वाले एतराज़ात के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी मुश्किलात खत्म नहीं हुई और ये सवाल बरकरार है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर 14 दरख्वास्तों पर इब्तदाई समाअत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात से पहले कोई शेड्यूल नहीं दिया गया और ना ही वोटर लिस्टें जारी की गई। ये एतराज़ भी आयद किया गया कि इंतखाबात से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी सेक्रेटरीट में कोई सरगर्मी नहीं हुई और इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून और पार्टी के आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए, लिहाजा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को
कलअदम करार दिया जाए। अब आज पहली समाअत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किए गए हैं, 12 दिए, और अब देखना है कि क्या इन इंतखाबात की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान हासिल कर सकेगी या नहीं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील इंतजार पंजोता ने। इंतजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहली समाअत की है, क्योंकि 14 दरख्वास्तें आई हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ और 12 तारीख के हवाले से नोटिस भी जारी किए हैं। पहली समाअत को देखते हुए आपको लगता है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं आपकी जमात ने, उसको एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बल्ले का निशान अलॉट कर देगा? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो करता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जानता है। हम ये जानते हैं कि हमने किसी कानून की वायलेशन नहीं की। अगर आप इलेक्शन को देखते हैं कि इलेक्शन किस तरह से कंडक्ट किया गया, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन जब कंडक्ट किया गया तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको कंडक्ट किया गया। सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि जो रूल्स अप्लाई किए गए इस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद हमारे जो पिटीशन के जवाब में और अपने जब उन्होंने ऑर्डर इशू किया तो उसके साथ हमने उनसे लिए, तो उन्हीं ऑर्डर रूल्स को फॉलो करते हुए उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हमारा महफूज है बीइंग पॉलिटिकल पार्टी, उसको हमने फॉलो किया है। सबसे बुनियादी चीज़ अगर आप कहें कि आपका जमहूरी अमल हो या कानूनी तौर पर अगर आप दोनों तरफ से देखें तो दोनों तरह से एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था। इसके अंदर हर किसी को मौका था, लेकिन 1 दिसंबर 3 बजे तक कोई सामने नहीं आया। इवन 1 दिसंबर 3 बजे तक जब सिर्फ एक पैनल सामने आया तो उसके बाद इलेक्शन इटसेल्फ बैरिस्टर गौहर अली खान का जो पैनल नॉमिनेटेड इमरान खान का था वो जीत चुका था। लेकिन उसके बावजूद 2 तारीख को जो है देखते हैं कि एक ओपन हेयरिंग होती है, एक ओपन कंडक्ट किया जाता है इलेक्शन का पूरा, फिर से इलेक्शन कमिश्नर वहां जाते हैं और वहां पे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो वहां जाकर सामने आए। वहां पे मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे, आम वोटर मौजूद थे और सारी दुनिया ने उसको देखा और कवर किया। किसी को जाने की पाबंदी अगर आप कहें तो नहीं थी। उस दिन किसी ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं की। अब ये जो 14 दरखास्तें या 17 दरखास्तें सामने आई हैं, ये तमाम दरखास्तें प्लांट की गई हैं। अब प्लांट करने वाले जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, वही नून लीग है जिन्होंने पहले जो है आज आपके सामने इलेक्शन कमीशन के सामने जिस तरह से स्टेटमेंट दी है और जिस तरह से एहतजाज किया है, तमाम लोगों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि नून लीग किस तरह से सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कुछ अशखास के इंटरव्यू हुए तो उन्होंने कहा तारिक फजल चौधरी साहब ने हमें प्रोटेस्ट के लिए भेजा है। लेकिन इंतजार साहब, कानूनी तौर पे कुछ चीज़ें जो सवालात है और जो दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि फहरिस्तें जो है इलेक्टोरल्स की फहरिस्तें नहीं दी गई, शेड्यूल जारी नहीं किया गया, ये बताया जाए कि जो लोग जेल में थे उन्होंने नॉमिनेशन कैसे पेपर फाइल कर लिए, क्या इसके दस्तावेजात आपके पास मौजूद हैं? कानूनी तौर पे आप सेटिस्फाई कर सकेंगे इलेक्शन कमीशन को? जी बिल्कुल। सबसे बुनियादी जो मैं आपको कानूनी तौर पे अगर आपको बताऊं तो 29 तारीख को एक प्रेस रिलीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाकायदा, जिसके अंदर नॉमिनेट किया गया कि इमरान खान की तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे और दूसरी तरफ ये भी इलेक्शन की डेट भी अनाउंस की गई। उसके बाद ये हुआ कि जितना सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है और रीजनल ऑफिस जितने पीटीआई के हैं उनके ऊपर जो शेड्यूल है और तमाम जो जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा और जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी जिसके अंदर आपकी वोटर लिस्ट में शामिल है वो सब कुछ वहाँ अवेलेबल था। वहाँ पे हमारी तरफ से नोटिस लगाए गए, पब्लिक नोटिस लगाए गए, ये रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद आपको जैसे मैंने कहा कि दिन 3 बजे तक नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने का जो टाइम था वो मुकर्रर था। उस वक्त तक जितने नॉमिनेशन पेपर्स थे एक पैनल की तरफ से तमाम वो आए, उनका तमाम रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास मौजूद है, उसको हम कानूनी तौर पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं किसी भी फोरम के ऊपर। उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि 1 तारीख को 3 बजे जब दूसरी तरफ से कोई पैनल नहीं आया था तो कानून के मुताबिक उस वक्त भी ये नतीजा जो है वो अनाउंस किया जा सकता था। लेकिन ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए अगले दिन 2 बजे 2 तारीख को यानी पेशावर के अंदर आप सब ने देखा, मीडिया ने कवर किया कि इलेक्शन के लिए वहां पे सब लोग सिर्फ दस्तावेजात का आप दावा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं पूरा शेड्यूल भी जारी किया गया था, ये आपको देना बड़ा जरूरी होंगे क्योंकि आज एक मौके पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक मेंबर ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अब दोबारा इंतखाबात तो आप भूल जाएं, क्योंकि हमने कहा था इंतखाबात करवाएं और ट्रांसपेरेंट करवाएं, यानी कि अब आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि ये इंतखाबात अगर कलअदम करार दिए जाते हैं तो आप दोबारा इंतखाबात करवाएंगे, ये फाइनल मौका है, इसलिए आपने सेटिस्फाई करना है तो इसी वक्त करना है।
जी देखिए जी, हमने कानून की कोई ऐसी जो शिक है उसको ये साबित किसी जगह पे नहीं किया जा सकता कि पीटीआई ने जो ये इंटर पार्टी इलेक्शन है इसमें फलां कानून की जो है वो वायलेशन की है। हम अपनी तरफ से हमने तमाम कागजात, तमाम कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको मन इसी तरह से फॉलो किया और इसको ट्रांसपेरेंट रखने की जितनी कोशिश और इन हालात के अंदर जो हमारे लिए मुमकिन था हमने सब किया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर कोई फैसला करता है तो हम उसको हर उस फोरम पर चैलेंज करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपने बहुत कॉन्फिडेंट है कि हमारा ये केस इस वक्त जो हमने सबमिट किया है फॉर्म 65 की सूरत में, ये हमने कंप्लीटली कानून को फॉलो करते हुए किसी शेख को नजरअंदाज किए बगैर हमने जमा करवाया और हमें उम्मीद है कि हमारा जो निशान है वो बिल्कुल रहेगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर ये इलेक्शन भी कलअदम करार दिया जाता है तो कहा जा रहा है कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जो कानून है वो आपने पढ़ा हो तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि आपके इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए तो आपको इलेक्शन सिंबल ही नहीं मिलेगा। यानी कि फिर ये नहीं है कि बल्ले की निशान की जगह कोई और मिल जाएगा, जैसे पीपल्स पार्टी को तलवार की जगह तीर का निशान मिल गया था। यहाँ पे तो फिर ऐसा महसूस होता है ये कानून पढ़ के कि आपकी पार्टी के जो रहनुमा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अलग अलग सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे, आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, बल्ले का निशान भी नहीं मिलेगा, कोई और सिंबल भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ना, कानून यही कहता है। देखिए जी, बुनियादी तौर पर ये सारी जो सूरत हाल पैदा की गई है इसको भी हमें देखना होगा कि ये एक पॉलिटिकल चॉइस तो हो सकती है, ये एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट तो हो सकती है। एक पर्टिकुलर जमात जिसकी हिस्ट्री है पूरी कि वो किस तरह से मैच फिक्स करके खेलते हैं, आज वो एक जो अपने ओपोनेंट है उनको इतनी ग्रेस भी शो नहीं कर रहे कि उनका मैदान ही इटसेल्फ वो लेना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर हमारा केस इतना मजबूत है कि मुझे नहीं लगता इसकी नौबत आएगी और मुझे नहीं लगता कि पीटीआई जो है वो अपना निशान किसी भी तरह से खोएगी। लेकिन आप कह रहे हैं अगर इतनी कॉन्फिडेंट है तो लाहौर हाई कोर्ट में आपने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 23 नवंबर का फैसला था जिसमें आपके पिछले साल वाले इंतखाबात को उन्होंने कलअदम करा दिया, उसको भी चैलेंज किया आपने लाहौर हाई कोर्ट में, वो क्यों चैलेंज किया फिर अगर कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से आप सेल थ्रू कर जाएंगे? देखिए जी, दोनों चीजें हैं। वो हमारा राइट है कि हम किसी भी फैसले को जो हमारे खिलाफ आया वो हम उसको चैलेंज करें। हमने जैसे कि जिस तरह की स्क्रूटनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ हमने देखी, इसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है हमारी तरफ से। हम ये समझते हैं कि हम एक जमहूरी जमात हैं, हम एक ऐसी जमात हैं जो कि कानून की सरबुलंदी की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, तो हम इसी की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। अगर हमारा अपनी बात हो तो हम ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हमसे शुरू किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कहना है कि जो इंतखाबात करवाए गए वो आइन और कानून के मुताबिक है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फैसला देती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कल पीएमएल के सदर शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन आईपीपी के सरबराह से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये खबरें आ रही है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान असूली इत्तेफाक हो गया है सीट एडजस्टमेंट पर। मजीद क्या तफसीलात हैं उस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है आईपीपी के रहनुमा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। असूली इत्तेफाक हो गया, सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है दोनों जमातों के दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सियासत के अंदर जो है वो मेल मिलाप और सियासी जमातें एक दूसरे के साथ मशावरत करती हैं, और चूँकि पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, आपको भी पता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स और अलर्ट्स जारी हुए हैं आने वाले इलेक्शन के हवाले से। दहशतगर्दी की जो वेव है वो तमाम सियासी जमातों के लिए कंसर्न बना हुआ है। तो ये अशद ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के एक नेशनल डायलॉग की तरफ बढ़ें और उस नेशनल डायलॉग को आने वाले इलेक्शन को फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक कंसेंसस क्रिएट करें, और उसके साथ साथ जहां स्पेस एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस हो सकती है या अकोमोडेट हो सकती है उस पर बातचीत हो, और अल्टीमेटली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो सियासत का महवर और मरकज़ है वो पाकिस्तान की सियासी और मुआशी इस्तेकाम को यकीनी बनाना है। तो जब एक गैर यकीनी सूरत हाल, अफरा तफरी, इंतशार, तसादम और टकराव की सियासत और महाजराई की सियासत जो है वो पाकिस्तान के कौमी मफादात को नुकसान पहुँचा चुकी है, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इकनॉमिक रोड मैप को अचीव करने के लिए सियासी जमातें मिल बैठे और मशावरत करें, और ये उसी मशावरती अमल का
एक पहला दौर है जिस पे इब्तदाई बातचीत हुई है और हम मरहलावार आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारा जो एक इंडिपेंडेंट सियासी जमात के तौर पे वजूद है, जो हमारा एक अपना मंशूर और बयानी है, उसको सामने रखते हुए हम दूसरी जमातों से किस तरह जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ख्वाहिश आईपीपी की यही है कि सीट एडजस्टमेंट हो जाए पीएमएलएन से। देखिए, इट्स टू अर्ली टू कमेंट दैट, बट कंसेंसस ये है कि हमें इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड पब्लिक दोनों जमातों को और अपने हम ख्याल दीगर जमातें जो हैं उनको भी बैठ के उस नेशनल डायलॉग के अंदर हिस्सेदार बनाना चाहिए। और सीट एडजस्टमेंट एक वे फॉरवर्ड है, सीट एडजस्टमेंट एक पहला कदम होगा उस लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ख्वाब को तबीर देने के लिए। तो ये मुलाकात जो जहांगीर तरीन साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुई है, ये एक सिर्फ आप इलेक्शन के पैरामीटर में ना देखें, इसको होलिस्टिकली ओवरऑल जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनके साथ अटैच करके डिस्कस करें। मामला ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले अलीम खान साहब आपकी पार्टी के सदर हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें तो लग रहा था कि कंट्री के इंटरेस्ट में कुछ और है। 2-3 महीने पहले कंट्री का इंटरेस्ट ये था कि वो जमातें जो 40 साल से हुक्मरानी कर रही हैं उनके साथ तो सीट एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकती, उनके तो खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाएगा। और मुझे याद है जब कुछ लोग कह रहे थे कि आप बी टीम है पीएमएलएन की, तो आपने कहा कोई ऐसी बात नहीं, हम तो सबके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। ये मुल्क का इंटरेस्ट 2-3 माह में कैसे बदल गया है फिर? देखिए, बात यह है कि जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं या जिस किस्म के हालात इकनॉमिक फ्रंट पे सूरत हाल है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सियासी मफादात से बालातर भी हैं। और जहाँ पे कौमी मफाद आ जाएगा, अवामी हकूक तरजीह बन जाएंगे, तो वहाँ फिर आपके सियासी मफादात जो हैं कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो की बात नहीं कर रहे थे जब उन्होंने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे इलेक्शन। देखिए, अलीम खान साहब का बयानिया और तरीन साहब का बयानिया एक ही बयानिया है, और दोनों का बयानिया जो है वो पाकिस्तान को इस जो दलदल में फंसा हुआ है उससे बाहर निकाल के मुआशी और सियासी इस्तेकाम देना है। तो हमारी सियासत कोई ज़ात की नहीं है, हमारी सियासत जो है वो काज की सियासत है, और जो काज है हमारी वो पब्लिक काज है और नेशनल काज है जो सबसे सुप्रीम है। हमारी ज़ाती जो सियासी मफादात हैं उनसे बड़े हमारे कौमी मफादात हैं। अभी तक हमने कोई हतमी ऐसा ऐलान और फैसला नहीं किया कि हमने 100% सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाना है। आपने एक जो ये एक सियासी अमल है, सियासी बातचीत हो रही है, उसमें पेशरफ्त कहाँ तक होती है, क्या होता है, ये कबल अज़ वक्त है। मैं कह रहा हूं, लेकिन आपने पूरा फलसफा जो दिया है कि मुल्क को इस वक्त जरूरत है कि तमाम जमातें एक हो जाएं, होलिस्टिकली देखें, मुल्क की खातिर देखें, दहशतगर्दी है, इकॉनमी है, ये आप कह तो रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीट एडजस्टमेंट इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि नून लीग के बगैर आप पंजाब में जीत नहीं सकते। और अभी तलाल चौधरी साहब ने ये कहा है हमारे शो पे कि हमारे लोगों पार्टीज की ख्वाहिश है हमारे साथ आके मिले क्योंकि जीतेगी नून लीग, तो जिसने जीतना है वो हमारे साथ इत्तेहाद कर ले या शामिल हो जाए। नून लीग तो ये दावा कर रही है इस वक्त। देखिए, तलाल क्या कहते हैं, और हमें देखना यह है कि इस वक्त जो है वो ख्वाहिशात और उम्मीदों से जो आपकी सियासत जुड़ी रही, ज़ाती मफादात के गिर्द घूमती रही, कौमी मफादात को आपने तरजीह देनी है। और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी अलहदा शनाख्त और हुजम रखती है, और जो इलेक्टेबल्स हमारे हैं वो अपने ज़ोरे बाजू पे बेहतर नताइज दे सकते हैं। और ये जो सियासी PSL 8 फरवरी को होने जा रही है, आपको भी पता है कि PMLN हमारे बगैर वो PSL नहीं जीत सकती। तो ये एक आप सियासत के अंदर गिव एंड टेक सियासत का हुस्न है, सियासत के अंदर ज़िद हटदर्मी और अना की जंग नहीं लड़ी जाती। वहाँ पे देखना ये होता है कि सियासी खरीफ जो है वो आपका और हलीफ जो है वो उसके दरमियान जो गैप है वो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों के दरमियान एक शनाख्त जो है नहीं जीत सकती, कौमी यकजहती है। नून लीग आपकी जमात के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकती। देखिए, ये गिव एंड टेक है सियासत के अंदर। देखिए, बहुत सारे हलकों में जहां हमारा पलड़ा भारी है, बहुत सारे हलकों में उनका पलड़ा भारी है,
तो दोनों का जो आपस में सियासी इल्हाक है वो अल्टीमेटली दोनों को तक़वियत दे सकता है टिल द टाइम कि हमारा कंसेंसस हो। अगर हमारा किसी उस पर कंसेंसस नहीं होता तो अल्टीमेटली दो अलग-अलग जमातें अपने अपने बयानिए के ऊपर अपने अपने मंशूर के ऊपर जो है वो अपना इलेक्शन लड़ने की हक भी रखती हैं और इस्तात भी रखती हैं। हमने तलाल साहब को ये सारे नून लीग के माजी के बयानात सुनाए जो उन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब पे बातें की थी या जो इल्ज़ाम लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन 2018 में उनका जहाज़ चला, हमारे लोगों को ख़रीदा गया, इंडिपेंडेंस को ख़रीदा गया, काला धंधा किया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा चीनी चोर हैं, राना सलाउल्लाह साहब ने कहा 150 अरब रुपए का डाका जो है वो चीनी चोर जहांगीर खान तरीन ने डाला है। किसी ने कहा झूठे हैं, किसी ने कहा ATM मशीन है। ये नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा कह चुके हैं। तो नून लीग तो अब इसको शायद भुलाना चाहती है। तरीन साहब ने भी भुला दिया इन इल्ज़ामात को, या वो समझते हैं कि ये गलत किया नून लीग ने उस वक्त इल्ज़ाम लगा के उन पर? देखिए, सियासतदान जो होता है वो आगे देखता है, पीछे नहीं देखा करता, और पीछे देखना जो है वो सियासत को तनज़ली का शिकार करता है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आगे देख रही है, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रही है। और आने वाला वक्त जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता, रोशन और पाकिस्तान के अवाम की अमंगों की तर्जमान जो पार्टी बन के अल्टीमेटली इस पाकिस्तान पे मरहम रखेंगे। और उसके लिए हमें ज़िद और हट दर्मी की सियासत नहीं करनी, हमने टकराव और तसादम की सियासत नहीं करनी, हमने वज़ादारी रख रखाव और रवायात की। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही थी पीछे तो देखो, सियासत में नहीं होता, सियासत में सिर्फ आगे देखा जाता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए।